इतना कहने के बाद वो सारिका के करीब जा कहता है, खासकर मेरी दोस्त बन जाओ। वेदांत का फ्लर्ट फिर शुरू हो गया था तो वंश और याशिका अफसोस से अपने चेहरे को हिला देते हैं। तभी मानिक गुस्से में मेंशन के अंदर आने लगता है तो उसके गुस्से को देख यशिका, वेदांत, वंश तीनों ही खड़े हो जाते हैं। उन तीनों को खड़ा होता देख शारिका भी खड़ी हो जाती है। वही मानिक अपने रूम के तरफ चला जाता है तो सभी चैन की सांस लेते हैं। वहीं सारिका कहती है, क्या हुआ मानिक को? जब सारिका नाम ले कहती है तो सभी उसे हैरानी से देखने लगते हैं। तभी सारिका अपने होठों का पाउट बना कहती है, क्या मैं कुछ गलत बोल दी हूँ? सारिका के सवाल पर वेदांत कहता है, ब्यूटीफुल, यहाँ बॉस को या तो सान बॉस बोलते हैं या सर। ये सुन सारिका अपने चेहरे को बस हिला देती है। तभी देखती है शीला आ गई है तो उसे देख सारिका के होठों पर मुस्कान छा जाता है। वहीं शीला के होठों पर भी वो भागते हुए सारिका के पास जाती है और उसे अपने गले से लगा लेती है। फिर बोलने लगती है, सॉरी शारिका, मेरे कारण तुझे उसके साथ जाना पड़ा था। सिला के बातों को सुन शारिका भी अपने हौंद को उसके पीठ पर रख कहती है, सिला वैसे भी वो तुझे मेरे कारण मारने का धमकी दे रहा था, मेरे कारण बस तू फंसी थी। दोनों एक दूसरे से बहस कर रही थी कि उसका गलती है। तभी एकांश आ कहता है, तुम दोनों अब ये बंद करो। तुम दोनों में से किसी का भी गलती नहीं है, गलती पार्थ सर का है। एकांश का मजबूरी था पार्थ को रिस्पेक्ट देने का। एकांश की बातों को सुन सिला और शारिका दोनों ही एक दूसरे से अलग हो जाती है। फिर एकांश कहता है, सिला मुझे तुमसे कुछ काम है। ये सुन सिला अपने सिर को बस हिला देती है। वही यशिका और वेदांत बस मुस्कुराने लगते हैं तो एकांश उन दोनों को घूर कर देख कठोरता से कहता है, तुम दोनों को आजकल कुछ काम नहीं है, शायद इसलिए बातें करते रहते हो। बॉस को बताना होगा ताकि वो तुम्हें। इतना कहने के बाद अपने हौंद से उड़ने का साइन बना देता है। ये साइन देखते ही वेदांत छत से कहता है, मेरे पास बहुत काम है, बाय दोस्तों। इतना कह वो निकल जाता है। तभी यशिका कहती है, हाँ मुझे भी याद आया, बॉस ने मुझे सिस्टम को अपडेट करने को कहा था। इतना कहने के बाद दोनों निकल जाते हैं। वही सिला के साथ फिर एकांश भी वहां से चला जाता है। अब सिर्फ वहां शारिका और वंश बचे थे। वही मानिक अपने रूम से बाहर निकल रेलिंग के पास गया तो देखा शारिका और वंश सोफे पर एक साथ बैठ बातें कर रहे हैं। ये नज़ारा देखकर मानिक अपने मन में कहता है, नील कम था जो शारिका भी, पर शरीका वंश नहीं, वंश सिर्फ मेरा है। खुद में वो ये सब कह रहा था। तभी यशिका जो मानिक के बातों को सुन ली थी वो धीरे से कहती है, वंश तो शारिका को बहन मानता है और शारिका भी उसे अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट कर रही थी। यशिका के बातों को सुन मानिक अपने नज़र को मोड़ यशिका के तरफ कठोरता से देखा तो यशिका झट से अपने चेहरे को झुका कहती है, बॉस जब मैं सिस्टम अपडेट कर रही थी तभी शायद कोई सिस्टम को हैक करने का कोशिश कर रहा था। मैं पता लगाने का कोशिश की पर पता नहीं चल पाया। यशिका की बातों को सुन मानिक कहता है, ओके मैं चेक करता हूँ। और हाँ, कल से तुम शारिका और सिला जिस कॉलेज में है उसे ज्वाइन कर रही हो। ये सुन यशिका उसे हैरानी से देखती है और सवाल करती है, क्या सर? अगर आपको शारिका और सिला के सेफ्टी का फिक्र है तो मैं उन दोनों को प्रोटेक्ट करने चली जाती हूँ। यशिका की बातों को सुन मानिक कहता है, नहीं यशिका, शारिका और सिला के प्रोटेक्शन के लिए मैं बॉडीगार्ड्स को कॉलेज भेज दूंगा। तुम्हें वहां जाना है क्योंकि मुझे लगता है पार्थ कुछ प्लान कर रहा है जिसमें वहां का प्रिंसिपल भी शामिल है, तो तुम्हें प्रिंसिपल पर नजर रखना है और पार्थ करने क्या वाला है इसका पता लगाना है। मानिक की बातों को सुन यशिका कहती है, पर मुझे वहां एडमिशन कैसे मिलेगा और पार्थ तो मुझे जानता है ना। यशिका के सवाल पर मानिक कहता है, मेरे साथ चलो। ये सुन यशिका ओके बॉस कहती है। फिर मानिक उसे अपने साथ मेंशन के बाहर ले जा अपने कार के पास जाता है तो यशिका कार के ड्राइविंग शीट पर और मानिक ड्राइविंग शीट के बगल वाले शीट में जा बैठ जाते हैं। फिर मानिक कहता है, तन्विक के अपार्टमेंट चलो। ये सुन यशिका हैरानी से मानिक की तरफ देखती है तो अपने आईब्रो को उचकाते हुए मानिक सवाल करता है, क्या हुआ? ये सुन वसील झट से अपने चेहरे को ना में हिला देती है। फिर कार स्टार्ट कर तन्विक के अपार्टमेंट जाने के लिए कार स्टार्ट कर देता है। वही मानिक अपने फ़ोन को निकाल तन्विक को मैसेज कर देता है। दूसरी तरफ मानिक का कार मेंशन से निकल चुका था। वही नील मेंशन के गेट के अंदर अपने कार को घुसता है। फिर कार रोक देता है। कार रोकने के बाद वो अपने कार से बाहर निकल गुस्से में मेंशन के अंदर जाने लगते हैं। वही वेदांत ऊपर के फ्लोर के बालकनी में खड़ा था।
बालकनी में खड़ा वो वेदांत को देखते हुए रेलिंग पर अपने हॉर्न को मोड़कर रख अपने धीमे आवाज में कहता है, सुबह से तुम गायब हो और अब आए भी हो तो इतने गुस्से में। जरूर कोई बात तो है, पर पता कैसे लगाऊं? रूम भी चेंज कर लिए तो अब मैं तुम्हारा सामान भी चेक नहीं कर पा रहा हूं, पर कुछ तो करना होगा। खुद में ये सब कहते हुए वो अपने रूम से बाहर जाने के बाद नील के रूम के तरफ जाने लगा। तभी उसे दरवाजा बंद होने का आवाज आया, जिससे वेदांत समझ गया नील अभी अभी रूम के अंदर गया है। तो वो उसके रूम के पास जा रूम डोर को नॉक किया तो नील का कोल्ड आवाज उसके कानों में जा पड़ा, कौन है? तो वेदांत छत से कहता है, नील सर मैं हूँ। वेदांत के आवाज को सुन नील सवाल करता है, क्या काम है तुम्हें? नील के सवाल को सुन वेदांत अपना सड़ा मुंह बना खुद में ही धीरे से कहता है, साडू। इतना कहने के बाद वेदांत उदासी से भरे आवाज को निकाल कहता है, नील सर आज मेरी मॉम मुझे छोड़ चली गई थे। इस दिन को याद करते हुए मैं बहुत अकेलापन फील कर रहा हूँ। आज के दिन यशिका मेरा साथ दे देती थी और मेरे साथ बाहर चलती थी, पर आज किसी काम से वो मानिक सर के साथ बाहर गई हुई है। क्या आप मेरा साथ दोगे और मेरे साथ बाहर चल ड्रिंक करोगे? प्लीज सर। नहीं, नील ने साफ मना कर दिया। तो वेदांत अपने दान को पिस और इमोशनल बातें करने लगता है, मेरा इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। मैं बहुत मिस करता हूं, पर मैं इतना बदकिस्मत हूं कि मुझे ये भी नहीं पता है मेरे अपने कौन है। अब भी नील का कोई जवाब नहीं आया तो खुद में ही नील को खड़ूस बोलने के बाद आगे कहता है नील से, ओके सर मत चलिए, वैसे भी मेरा अपना कोई नहीं है और आज तो मैं पूरे तरीके से अकेला भी हो गया हूँ। जब अकेले ही जिंदगी गुजरना है तो आज किसी को अपने साथ ले जाकर क्या करूँगा। इतना कहने के बाद नील जाने लगता है और अपने मन में ही कहता है रहता है, प्लीज नील सर मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। खुद में ही इतना कहते हुए वो जाए जा रहा था, तभी नील अपने रूम का दरवाजा खोल यूं जाता देख आवाज देता है, वेदांत। अपना नाम सुनते ही वेदांत के होंठों पर खुशी लहर जाता है, पर अपने चेहरे पर उदासी के भावला वो रुक अपने चेहरे को मोड़ता है। तभी नील उसे देखते हुए कहता है, मेरा भी मूड कुछ ठीक नहीं है तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही नील जाने के लिए तैयार हो जाता है वैसे ही वेदांत कहता है, मैं अपने कपड़े बदल कर आता हूँ। इतना कह वो भागते हुए अपने रूम जाने लगता है। वहीं नील भी अपने कपड़े बड़ोबार में जाने टाइप का कपड़ा पहन लेता, जीन्स वाइट टी शर्ट साथ ही ब्लैक जैकेट। वहीं दूसरी तरफ वेदांत ने रेड जैकेट बस पहना था, बाकी उसका भी वाइट टी शर्ट और जीन्स था। दोनों ही बहुत हैंडसम दिख रहे थे। नील रेडी हो बाहर चला गया। वहीं वेदांत बाहर जाने से पहले एक गोली ले लिया। वेदांत को पता था नील को ड्रिंक से उतना नशा नहीं चढ़ेगा, पर इस गोली की मदद से वो नील को नशे में कर कुछ तो पता लगा ही सकता था। वो फिर अपने रूम से बाहर निकल नील के पास गया। फिर नील वेदांत दोनों ही मेंशन से बाहर निकल नील के कार में जा बैठ गए। वेदांत कार ड्राइव कर रहा, वहीं नील बगल की सीट में बैठा अपने फोन को चला रहा था। तभी नील अपना फोन चलाते हुए ही सवाल करता है, वैसे यशिका और मानिक गए कहाँ है? नील के सवाल को सुन वेदांत कहता है, नील सर आप तो बॉस को जानते हो ना, वो कुछ नहीं बताते हैं। वेदांत के जवाब को सूझ नील कुछ ना कह बस अपने फोन को देखने लगता है बस, और उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। तभी नील फिर सवाल करता है, तुम्हारा पास्ट क्या है? ये सवाल सुन वेदांत सवाल करता है, आपको सच में मेरा पास्ट जानना है? ये सवाल सुन नील कहता है, अब पूरे रास्ते बोर होने से अच्छा है कि मैं तुम्हारा बकवास सुन लूं। ये सुन वेदांत अपना सड़ा सा मुंह बना लिया। तभी नील कहता है, स्टार्ट करो। नील का ये बात सुन वेदांत अपने पास्ट को याद करते ही उसके चेहरे पर निराशा के भाव छा जाते हैं, पर फिर वो गहरी सांस भरते हुए कहता है, मेरी मॉम मुझे छोड़ बचपन में ही चली गई। डैड ने दूसरी शादी कर ली और वो जिससे शादी किए वो। इतना कहने के बाद वेदांत शांत हो जाता है। वहीं नील वेदांत की तरफ देख सवाल करता है, वो क्या? वैसे वेदांत ने नील से झूठ नहीं कहा था। आज के दिन ही वेदांत की मॉम उसे छोड़ अपने एक्ट्रेस बनने का सपना पूरा करने चली गई थी, और वेदांत आज के दिन को भूलने के लिए पूरे रात ड्रिंक तो करता था, पर अकेले। जब नील ने सवाल किया तो वेदांत गहरी सांस भरते हुए कहता है, वो मुझे रोज मारती थी, मुझसे घर का काम करवाती, मुझे खाना नहीं देती और मेरा पढ़ाई भी बंद करवा दी थी। वहीं मेरे पापा को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, वो मॉम के जाने से उन्हें याद करते हुए बस ड्रिंक करते रहते थे। तो फिर एक दिन में घर छोड़ दिया, मुझे अपनी खुद की मॉम और डैड से नफरत से। मॉम ने मेरे जगह अपने एक्ट्रेस बनने के सपने को चुना और डैड को कभी मुझसे मतलब ही नहीं रहा। वेदांत के पास्ट को जान नील को बहुत बुरा लग रहा था। वो उदासी से भरे आवाज में ही कहता है, सबको अपने कर्मों का सजा इसी जन्म में मिलता है वेदांत, और अगर ना मिले तो उसे उसके कर्मों का सजा तुम खुद दो। नील के बातों को सुन वेदांत नील की तरफ देखने लगता है, फिर कहता है, सजा देने को तो मैं दे सकता हूँ पर मैं दूंगा नहीं। ये सुन नील उसे अपने सवाल से भरे नजर से देखता है तो वेदांत मुस्कुराते हुए कहता है, मारना कोई सॉल्यूशन नहीं होता है और ना ही तकलीफ देना। मैं तो बस उन्हें रिग्रेट फील करवाना चाहता हूँ और एक दिन मैं करवा कर रहूंगा।
वेदांत के बातों को सुन नील अपने मन में ही कहता है, पर मैं उसे तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ। मेरी बहन भी बहुत तड़पी है, अब बारी मानिक तुम्हारा है। अपना मन में इतना कहने के बाद वो बस खिड़की के बाहर देखने लगता है। कुछ ही वक्त के बाद कार बड़े से बार के पास रुकता है। कार रुकने में बाद नील वेदांत दोनों ही कार से बाहर निकल बार के अंदर चले जाते हैं। बार के अंदर जाने कर बाद दोनों ड्रिंक की साइड जा साथ ड्रिंक करने लगते हैं। ड्रिंक करते हुए बार बार वेदांत बस मौका देख रहा था कैसे वही गोली उसके ड्रिंक में डाले कि नील अपने होश में रहे ही ना। फिर वही दूसरी तरफ कॉलेज में कैसे जाना और किस रूम में जाना है मानिक तन्विक और यशिका के साथ बात कर लेता है। बात खत्म करने के बाद मानिक खड़ा हो कहता है, अगर तुम यहाँ तन्विक के साथ रुकती हो तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि वहाँ पार्थ कबो भी आ सकता है या फिर सिला और शारिका तुम्हें देख सकती है, और मैं नहीं चाहता हूँ हम तीनों और आकाश के अलावा अभी किसी को ये बात पता चले। मानिक का बात सही था। ये सुन यशिका तन्विक की तरफ देखती है तो तन्विक कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मेरी 4 साल की छोटी सी बच्ची है। अगर यशिका को एक बच्ची के साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तन्विक की बातों को सुन यशिका के चेहरे पर उदासी छा जाता है और वो अपने उदास स्वर में सवाल करती है, तुम्हारी बेटी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर तुम्हारी वाइफ को यहाँ रहने से कोई प्रॉब्लम हुआ तो। अनिरुद्ध और मानिक के अलावा तन्विक का पास्ट कोई नहीं जानता था। जब तन्विक यशिका का सवाल सुनता है तो तन्विक कहता है, मेरी वाइफ मेरे साथ नहीं रहती है, हमारा डाइवोर्स हो गया है। ये सुन यशिका को पता नहीं क्यों पर बहुत खुशी मिल रहा था। वो मन ही मन मुस्कुराने लगती है। वही मानिक कहता है, मैं चलता हूँ। ये सुन तन्विक और यशिका दोनों ही हाँ कह देते हैं तो मानिक तन्विक के फ्लैट से बाहर निकल जाता है। फिर एलिवेटर के पास जा एलिवेटर को खोलता है, फिर उसके अंदर जा ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा देता है। कुछ ही वक्त के बाद एलिवेटर नीचे आ रुक जाता है और वो एलिवेटर से बाहर निकल अपने कार में जा बैठ वहां से निकल जाता है। वही दूसरी तरफ तन्विक यशिका को उसके रूम दिखाने के लिए ले जा रहा होता है। तभी छोटी सी प्यारी बच्ची नींद में ही चलते हुए तन्विक के पास आ कहती है, पापा। ये सुन यशिका उस बच्ची की तरफ देखती है और तन्विक उसे अपने गोद में उठा लेता है। तभी यशिका बच्ची को बस देखने लगती है। वही बच्ची भी यशिका को देख लेती है तो बच्ची कहती है, पापा, मम्मा। ये सुन यशिका की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। वही तन्विक कहने वाला होता है नहीं, पर इससे पहले ही यशिका अपने होंठ को आगे बढ़ा कहती है, हाँ, मेरे पास आओ। ये सुन बच्ची यशिका की तरफ झुक जाती है तो यशिका उसे अपने गोद में ले उससे बातें करने लगती है। तन्विक ने अब तक यशिका का बचकाना रूप देखा था, पर एक बच्ची के साथ घुलता देख तन्विक के होंठों पर मुस्कान छा जाता है और वो अपने मन में ही कहता है, एक अनजान लड़कियां मेरी बच्ची को इतना प्यार दे रही, पर जिसे देना चाहिए था वही छोड़ चली गई। अपने मन में ये कहते हुए उसका चेहरा डार्क हो जाता है। वही यशिका सवाल करती है, मेरा रूम कौन सा है? जब यशिका सवाल करती है तो तन्विक उसे अपने साथ ले जाता है। तभी रूम के अंदर जाने से पहले यशिका सवाल करती है, क्या मैं यशिका को अपने साथ अपने रूम में ले जाऊं? ये सवाल सुन तन्विक हाँ बोल देता है तो यशिका मुस्कुराते हुए बच्ची को अपने साथ अपने रूम के अंदर ले जाती है। वही तन्विक हॉल में जा यशिका का सामान पहुंचाने में लिए एकांश को मैसेज कर देता है। वही दूसरी तरफ एकांश अपना काम कर रहा था। तभी उसे तन्विक का मैसेज आता है तो मैसेज देख एकांश समझ जाता है बॉस ने ही उससे तन्विक के साथ रुकने के लिए कहा था, तो वो ओके का मैसेज कर हॉल में चला जाता है तो देखता है शारिका, सिला, वंश तीनों बातें कर रहे हैं और वेदांत कहीं नहीं है। एकांश को आज का दिन पता था, इसलिए वेदांत का न होना एकांश को हैरान नहीं कर रहा था। वो फिर सिला के पास जा कहता है, सिला क्या तुम यशिका के सामान को पैक कर दोगी? ये सुन सिला उसे सवाल के नज़र से देखती है तो सिला कोई सवाल करे इससे पहले ही एकांश कह देता है, उसे किसी काम से बाहर जाना है तो वो मुझे अपना सामान लाने को कही है, पर मैं उसका सामान कैसे पैक कर सकता? लड़कियों का चीज़ भी होते हैं। ये सुन सिला का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। वही शारिका क्या चीज़ होता है वो सोच रही थी, तभी उसे समझ आया तो वो अपने मुंह को फाड़ ली, पर कुछ न कह शांति बनाए रखी। वही सिला झट से खड़ी हो सामान पैक करने चली जाती है। कुछ वक्त बाद सिला सामान पैक कर हौला एकांश की तरफ बढ़ा देती है तो एकांश सामान लेने के बाद उसके कान के करीब जा कहता है, अगर तुम्हारा पैक करना होता तो मैं किसी को नहीं कहता, क्योंकि मैं तुम्हारे चीज़ों को देखने में बहुत इंटरेस्टेड हूँ। ये सुन सिला की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है और उसका पूरा चेहरा लाल हो जाता है। वही एकांश मुस्कुराते हुए वहां से जाने लगता है। तभी शारिका का सिला पर ध्यान जाता है तो शारिका सवाल करती है, क्या हुआ सिला, तेरा चेहरा इतना लाल क्यों है? शारिका के सवाल पर झट से सिला कहती है, कुछ भी तो नहीं। तभी वंश कहता है, शारिका, सिला के लाल चेहरे का राज एकांश सर है। ये सुन सिला वंश को घूर कर देखते हुए कहती है, तुम वेदांत के साथ रहकर बिगड़ रहे हो।
सिला इतना बोली ही होती है तभी मानिक मेंशन के अंदर आता है तो वो अपने चेहरे को झुका लेती है। वही वंश और शारिका दोनों ही खड़ी हो जाती है। तभी मानिक जाते हुए ही कहता है, वंश मेरे साथ चलो। ये सुन वंश अपने चेहरे को हाँ में हिलता है, फिर उसके साथ जाने लगता है। कुछ ही वक्त में दोनों मानिक के रूम के अंदर होते हैं। तभी मानिक कहता है, तुम कुछ दिनों के लिए स्कूल नहीं जाओगे और अपना फ़ोन मुझे दो। ये सुन वंश उसे हैरानी से भरे नज़र से देखता है। तभी मानिक वंश के आंखों में देख बस एक सवाल करता है, तुम्हें मुझ पर भरोसा है? मानिक के सवाल को सुन वंश कहता है, खुद से ज़्यादा। इतना कहने के बाद वो अपना फ़ोन निकाल दे देता है तो मानिक उसके फ़ोन का सिम निकाल उसके अंदर दूसरा सिम डाल कहता है, ये नंबर मेरे अलावा अभी किसी के पास अभी नहीं होना चाहिए। गोट इट। ये सुन वंश के बॉस बोल देता है तो मानिक अपने होंठ के इशारे से फिर उसे जाने को बोल देता है तो वंश के चेहरे पर उदासी छा जाता है और वो मुड़ जाता है। वहीं मानिक भी अपने टी शर्ट को निकाल अपने बैग की तरफ मुड़ अपने टी शर्ट को रखता हो, फिर अपने होंठ में पहने घड़ी को खोलने वाला होता है। तभी वंश उसके पास जा उसे पीछे से पकड़ अपने सिर को उसके पीठ पर रख कहता है, मैं बहुत अकेला फील कर रहा हूँ, क्या आज मैं तुम्हारे साथ सो सकता हूँ? वंश ने जब ये कहा तो मानिक उसके होंठ को छुड़ा खुद से उसे दूर कर उसकी तरफ देख कहता है, मैं तुम्हारा बॉस हूँ तो फिर तुम आज अकेला फील कर रहे हो तो मैं क्या करूँ? मानिक का रुड बात सुन वंश अपने चेहरे को झुका मुड़ वहां से जाने लगता है और मानिक उसे जाता हुआ बस देखने लगता है और अपने मन में ही कहता है, एक बार रुक जाओ और मुझसे फिर पूछो, मैं इस बार तुम्हें अपने साथ रात बिताने दूंगा। मानिक अपने मन में ये कहता रह गया। वही वंश न रोक वहां से चला गया। ये देख मानिक को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था और वो अपने मन में ही कहता है, ओह सीट वो खुद पूछा पर मैं ये सब बोल दिया। अब वो मुझसे कभी नहीं पूछा तो नहीं मैं वंश को ऐसे अपने जिंदगी से जाने नहीं दे सकता हूँ। खुद में ये कहते हुए अपने रूम में मानिक परेशान घूमने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वेदांत मिला देख नील के ड्रिंक में ड्रग्स डाल देता है और नील उसे पी भी लेता है और वो वेदांत के करीब जा उसके चेहरे पर अपने होंठ को रख कहता है, मुझे तुम्हारा 5-5 चेहरा नजर आ रहा है। नील जब इतने करीबा बोलने लगा तो वेदांत का दिल जोरों से धड़कने लगा था, पर फिर अपने धड़कनों पर कंट्रोल करते हुए वेदांत कहता है, लगता है तुम्हें बहुत नशा चढ़ गया है, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलता हूँ। ये सुन नील हंसने लगता है और कहता है, नहीं मुझे और ड्रिंक करना है। ये सुन वेदांत उसे ड्रिंक करने ना दे अपने साथ ले जाने लगता है और अपने मन में ही कहता है, इतना टल्ली हो गए हो तो अब कुछ बताओ या बेहोश भी हो जाओ ताकि मैं तुम्हारा सामान चेक कर सकूं। अपने मन में वो ये सब कहते हुए नील को बाहर कार के पास ले जा कार के अंदर जा बैठा। वेदांत ड्राइविंग सीट पर जा कार स्टार्ट कर दिया। फिर कुछ दूरी आने के बाद वेदांत सवाल करता है, नील सर, बॉस तो आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं ना, तो आप बॉस के बारे में क्या सोचते हो? वेदांत के सवाल पर नील नशे में चूर हो कहता है, मैं क्या सोचता हूँ? इतना कहने के बाद वो सोचने लगता है और कहता है, हाँ वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। पर इतना कहने के बाद वो रुक जाता है तो वेदांत फिर सवाल करता है, पर क्या नील सर? वेदांत के साल पर नील अपने होंठों का पाउट बना कहता है, पर फिर भी वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। ये सुन वेदांत को समझ नहीं आता ऐसा क्या बोले जिससे वो सच पता लगा सके। ये रास्ता पार हो गया और वो मेंशन पहुंच गया। मेंशन पहुंचने के बाद वेदांत नील को अपने साथ ले जाने लगता है। तभी हॉल में सिर्फ एकांश मौजूद रहता है। ये नज़ारा देख वेदांत के पास जाता है और उसे सावल से भरे नज़र से देखता है तो वेदांत कहता है, नील सर ने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया है। इतना कहने के बाद वो बस नील को अपने साथ ले जाने लगता है। नील के हालत को देख आकांश भी नहीं रोकता है, पर इसे वेदांत के बातों में कुछ तो गड़बड़ लग रहा था। आज पहली बार हुआ था जब वेदांत रात किसी के साथ था, नहीं तो आज का रात वो मेंशन तक नहीं आता था। वही वेदांत को पता था वो कुछ और देरी खड़ा रहता तो एकांश पक्का सवाल करता। वो नील को अपने साथ नील के रूम ले जा उसे बेड पर जा पटक देता है। फिर नील की तरफ देखता है। नील नशे में था, पर जब तक नील सो नहीं जाता तब तक वेदांत कुछ ढूंढ नहीं सकता था, तो वो बस इंतजार करने लगता है, साथ उसकी जुबान से कुछ निकालने का कोशिश करता है। पर नील की हरकतों से वेदांत समझ गया था कुछ भी हो जाए पर वो कुछ बकने नहीं वाला है, तो वो परेशान हो बेड पर जा बैठ गया। तभी नील उसके बेहद करीब गया तो वेदांत का चेहरा लाल हो गया। वही नील वेदांत के करीब जा कहता है, एक बात बताऊं? ये सुन वेदांत छत से अपने होश में आ गया और उसे लगा अब नील कुछ उसे बताएगा, पर और ऐसा होता भी है। वो उदासी से भरे आवाज में कहता है, मानिक मेरे लिए बहुत अच्छा था, मेरी बहन के लिए भी, पर मेरी बहन को। इतना कहने हुए वो अपने सिर को उसके कंधे पर रख नशे के कारण वो बेहोश हो गया। तो वापस से वेदांत का दिल धड़कने लगता है, पर तभी उसे नील की गर्म सांसों का एहसास होता है। तो वो अपने जज्बात को अपने बस में कर नील की तरफ देख उसे खुद से दूर कर उसे बेड पर अच्छे से सुला देता है। फिर नील के चेहरे को देख अपने धीमे आवाज में कहता है, मुझे कुछ हो रहा है, पर ये सही नहीं है।
इतना कहने के बाद वो नील के सामान को चेक करने के लिए उठने को होता है, पर तभी नील उसके होंठ को पकड़ कहता है, मत जाओ मुझसे दूर। ये सुन वेदांत छत से नील की तरफ देखता है। नील नींद में बदबद रहा था, ये देख वो अपने होंठ को छुड़ाने का कोशिश करता है, पर नींद में भी नील बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ था, तो वेदांत बस उसके करीब जा लेट जाता है और उसे देखने लगता है। साथ हो वो भूल भी जाता है कि उसे नील का सामान चेक करना था। धीरे धीरे ये रात बीतने लगता है और उसे देखते देखते वेदांत का भी आंख लग जाता है। सुबह का वक्त हो गया था, तभी नील का हैंगओवर भी उतर गया, पर अब भी उसका सिर बहुत दर्द हो रहा था। तो वो अपने आंखों को मुश्किल से खोलने लगा। तभी अपने करीब वो वेदांत को देखता है तो झट से उसे खुद से दूर कर देता है। तभी वेदांत का नींद खुल जाता है और वो अपने आंखों को मसलते हुए चिढ़कर आगे की तरफ देखता है। नील को देखते ही उसका चितो चला जाता, पर फिर भी गुस्से में कहता है, कौन ऐसे सोए इंसान को जगाता है। वेदांत की बातों को सुन नील कहता है, मुझसे चिपक कर सोवोगे तो मैं ऐसे ही जगाऊंगा ना। नील के बातों को सुन वेदांत कहता है, आप थे जो मेरे हाथों को पकड़ लिए थे और छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इतना कहने के बाद वेदांत बेड से नीचे उतर जाने लगता है। वहीं नील रात के बारे में सोचता रहता है, पर उसे कुछ याद हो नहीं आ रहा था, और ये पहली बार था जब ड्रिंक करने के बाद उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ वंश ट्रेन के बाद थका हरा सोफे पर जा बैठ गया। तभी एकांश उसके पास जा सवाल करता है, स्कूल नहीं जाना क्या तुम्हें। एकांश के सवाल पर वंश जवाब दे देता है, बॉस ने कुछ दिन जाने से मना किया है। ये सुन एकांश सोचने लगता है। तभी उसे सिला नीचे आते हुए दिखती है। सिला ने आज येलो कुर्ती पहन रखी थी और उसे कुर्ती में देख एकांश के होंठों पर मुस्कान आ जाता है। तभी एकांश के रिएक्शन को देख वंश गाना गाता है, तूने मारी एंट्रियां रे, दिल में बजी घंटियां रे टंग टंग टंग। तूने मारी एंट्रियां रे, दिल में बजी घंटियां रे टंग टंग टंग। दिल की सुन कमेंट्रियां रे, प्यार की गारंटियां रे टंग टंग टंग। अरे ताड़ा ताड़ी करना ना, अब नहीं सुधारना, फूटने लगा है अरे चाहतों का झरना। वंश के गाने को सुन एकांश वंश को घूर कर देखता है, पर वंश हंसने लगता है। वही सिला दोनों के पास आ कहती है, आप दोनों हंस क्यों रहे हो, मुझे भी बताओ। सिला के इस बात को सुन वंश खड़ा हो कहता है, एकांश सर तुम्हें बता देंगे। इतना कहने के बाद वो जाने लगता है। वही एकांश अपने मन में कहता है, इस बच्चे को यशिका वेदांत बिगड़ रहे हैं। अपने मन में इतना कहने के बाद सिला की तरफ देख अपने सेडिक्टिव आवाज में कहता है, बस कोई अपने हॉटने से कहर बरसाने आए है, तो उसे ही देख हम हंस रहे थे। एकांश को बातें सिला को समझ नहीं आ रही थी, तो वो बस सोचने लगती है। तभी एकांश उसके गाल पर अपने होंठों को रख उसे किस कर लेता है, फिर उससे दूर तो मुस्कुराते हुए जाने लगता है। वही सिला की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है। वही दूसरी तरफ अनिरुद्ध पूरा रात काम करने के बाद भी बिना सोए अभी भी काम कर रहा था। तभी उसका फोन बजता है, तो वो अपने फोन को उठा। स्क्रीन पर मानिक का नाम देख कॉल उठा, कहता है, हेलो। अपने डैड का आवाज सुनते ही मानिक कहता है, डैड आप फिर पूरी रात जागकर काम किए हो क्या। मानिक अनिरुद्ध के आवाज से ही सब कुछ पहचान जाता था। जब मानिक ये कहता है तो अनिरुद्ध मुस्कुरा कर कहता है, कैसे पता चल जाता है तुम्हें। अनिरुद्ध के इस सवाल पर मानिक कहता है, भले आपका अपना बेटा नहीं हूं, पर पाला तो आपने ही है ना मुझे। मानिक की बातों को सुन अनिरुद्ध के होंठों पर मुस्कान छा जाता है। फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है, तुम मेरे ही बेटे हो, आज के बाद ये मत कहना कि मैं बस तुम्हें पाला हूँ। मानिक को के डैड बोल देता है। फिर दोनों काम का बात करने लगते हैं। मानिक कहता है, मैं तान्विक और यशिका दोनों को सब कुछ समझा दिया हूँ। ये सुन अनिरुद्ध ओके बोल देता है। फिर कुछ और देर बात करने के बाद मानिक कॉल कट कर देता है। धीरे धीरे फिर वक्त बीतने लगता है। कुछ वक्त बीत जाता है। प्लान के अकॉर्डिंग यशिका अपने बाल में विग लगा लेते हैं और अपने बालों को शॉर्ट कर लेती है। फिर अपने शरीर के रंग को काला करने के बाद भद्दा सा तिल लगा लेती है और कॉलेज चली जाती है। बाकी फेल आइडेंटिटी क्रिएट करना मानिक के बाएं हाथ का काम था, तो वो कर चुका था और वो शारिका के क्लास में ही अपना एडमिशन करवा लेती है। वही तान्विक ने दाढ़ी लगा लिया था और वो भी अपने बाल में घुंघरेला बाल लगवा लेता है। इस रूम में वो अलग तो लग रहा था, पर अब भी बहुत चार्मिंग लग रहा था। बाकी उसे उस कॉलेज में प्रोफेसर के रूम में कैसे जाना है, इसका इंतजाम मानिक कर देता है। वो दोनों कॉलेज चले जाते हैं और सारा प्रोसीजर कर लेते हैं। वही शारिका सिला भी कॉलेज जा अपने क्लास चली जाती है। वही यशिका अपना एडमिशन करवाने के बाद चली जाती है। वही तान्विक आज से ही क्लास लेने लगता है। धीरे धीरे फिर वक्त बीतने लगता है। शाम का वक्त हो जाता है और कॉलेज का छुट्टी हो जाता है। फिर सभी स्टूडेंट प्रोफेसर कॉलेज से बाहर निकल जाते हैं। वही तान्विक इधर उदास देखने लगता है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना। तभी उसके पास एक टीचर आ जाती है और सवाल करती है, आप यहाँ अभी तक गए नहीं। ये सुन वो झट से कहता है, इतना बड़ा कॉलेज है,
मैं बस रास्ता खो गया था। ये सुन लेडी प्रोफेसर मुस्कुरा कर उसे रास्ता बता देती है तो तन्विक को इस लेडी प्रोफेसर पर भी शक होने लगा था। वही तान्विक चला जाता है ताकि पहले देखी किसी को इस पर साल ना हो जाए। कुछ वक्त बीत जाता है और वो अपने फ्लैट पहुंच दरवाजा नॉक करता है तो आज बच्ची की नैनी की तरह उसकी बेटी को गोद में ले दरवाजा यशिका खोलने आई थी। दरवाजा खुलते ही यशिका और अपनी बेटी को देख तान्विक के होंठों पर मुस्कान छा जाता है। फिर वो अंदर आता है और तीनों हॉल के पास आ जाते हैं तो वो बच्ची को सोफे पर बैठा कहती है, आपके लिए मैं चाय लेकर आती हूँ। ये सुन तान्विक उसे हैरानी से देख सवाल करता है, तुम्हें चाय बनाना आता है? तन्विक के इस सवाल पर यशिका उसे घूर कर देख कहती है, क्यों तुम्हें नहीं लगता है? यशिका के इस बात पर तन्विक मुस्कुरा कर कहता है, नहीं, मुझे तो बस लगता था तुम्हें गोली चलाना ये अपने हाथ पैर चलाना आता है बस। ये सुन यशिका अपना मुंह सड़ा सा बना देते हैं। वही दूसरी तरफ बाद से वीआईपी रूम में पार्थ एक खूबसूरत लड़की के साथ बैठा था। वो लड़की उसके करीब आना चाह रही थी पर पार्थ आज पहली बार करीब आने ना दे बस ड्रिंक किए जा रहा था। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है और रात का वक्त हो चुका था। पार्थ पूरे नशे में आ चुका था। नशे में आने के बाद वो कहता है, उसे मैं पाकर रहूंगा। कैसे वो पार्थ को छोड़कर जा सकती है? पार्थ की जुबान से ये सुन उसके बगल में बैठी लड़की सवाल करती है, कौन? तो पार्थ खड़ा हो कहता है, एंजल। इतना कहने के बाद वो लड़खड़ाते हुए जाने लगते हैं। वही उस लड़की को कुछ समझ नहीं आता है पर पार्थ के मूड को देख इतना समझ जाती है अभी वो गुस्से में है और उससे दूर रहना ही सही होगा। वही पार्थ जब बाहर जाता है तो उसे नशे में देख उसके आदमी उसके आसपास आ जाता है और जैसे ही उसका चलने में हेल्प के लिए पकड़ता है तो अपने हाथ को झटक पार्थ कहता है, पार्थ सिंह राय ज्यादा इतना कमजोर नहीं है कि उसे किसी का हेल्प का जरूरत पड़े। इतना कहने के बाद वो अपने आप को खुद संभालते हुए जाने लगता है। वही दूसरी तरफ खाना खाने के बाद शारिका को आइसक्रीम खाने का बहुत मन करता है और हॉल में सिर्फ वंश, सिला और शारिका ही थे। बाकी एकांश और वेदांत दोनों ही किसी काम से बाहर गए हुए थे और नील को तो मतलब ही नहीं होता था। शारिका ने जब आइसक्रीम खाने का बात कहा तो वंश कहता है, चलो हम तीनों बाहर जा आइसक्रीम ले आते हैं। ये सुन शारिका, सिला दोनों हो एग्री हो जाती है। फिर वो तीनों जाने के लिए उठ दरवाजे के तरफ जाने वाले थे तभी मानिक दरवाजे से अंदर ही आया था। तो मानिक को देख तीनों रुक जाते हैं। तभी मानिक तीनों की तरफ देख सवाल करता है, कहाँ जा रहे हो तुम तीनों? मानिक के सवाल को सुन शारिका वंश की तरफ देखती है। वही सिला भी वंश को हो देखती है और वंश दोनों को फिर मानिक की तरफ देख अपने सहमे आवाज में ही जवाब देता है, आइसक्रीम खाने। ये सुन मानिक पहले ठीक है बोलने जा रहा था पर उसे इस बात का चिंता सताने लगता है कहीं कोई वंश के पास आ उसे सच बताने का बोल उसे हट ना कर दे। ये ख्याल आते ही मानिक कहता है, चलो मैं तुम तीनों को अपने साथ ले जाता हूँ। ये सुन तीनों एक दूसरे को देखती है। वही मानिक बाहर जाने के लिए मुड़ गया और चलने लगता है तो वो तीनों भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। चारों फिर कार के पास आ जाते हैं तो ड्राइवर कार का दरवाजा खोलने को होता है पर मानिक उससे कार का चाबी ले लेता है। फिर खुद ड्राइविंग सीट पर जा बैठ जाता है तो शारिका, सिला, वंश तीनों ही पीछे जाते हैं पर शारिका, सिला दोनों ही पीछे जा झट से बैठ जाते हैं। बेचारा वंश बचता है और उसके पास मानिक के साथ बैठने के अलावा कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था तो वो आगे जा मानिक के बगल वाली सीट में जा बैठ जाता है। तभी मानिक कार स्टार्ट करने से पहले वंश को देखता है फिर कार स्टार्ट कर देता है। कुछ ही वक्त के बाद कार आइसक्रीम पार्लर के पास रुकता है और चारों कार से बाहर निकल आइसक्रीम पार्लर के अंदर जा अपने अपने पसंद का आइसक्रीम ले लेते हैं। फिर शारिका पैसा पे करने वाली होती है पर तभी मानिक कहता है, मैं कर दूंगा। इतना बोल वो अपने जेब से पर्स निकाल ही रहा होता है तभी वो आइसक्रीम पार्लर का ओनर अपने धीमे आवाज में रिस्पेक्ट के साथ कहता है, सर आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? आज को कुछ भी है मेरे पास आपकी ही वजह से है। ये सुन मानिक अपने पर्स को निकाल उससे पैसे निकाल आगे बढ़ा कहता है, ये सब मेरे कारण नहीं हुआ है बल्कि तुम्हारे मेहनत की वजह से हुआ है। अब पैसा रख लो, बिजनेस में अपना पराया या हेल्प कुछ नहीं होता बस प्रॉफिट होता है। ये सुन वो पैसे ले लेता है। वही शारिका, सिला, वंश तीनों ही मानिक का अच्छाई बस देखते रह जाते हैं। वही पैसे देने के बाद मानिक उन तीनों की तरफ देख कहता है, चलो। तो तीनों बस कहते हैं तो मानिक आगे बढ़ने का इशारा कर देता है तो वो तीनों आगे जाने लगते हैं और मानिक उन तीनों के पीछे पीछे। कुछ ही वक्त में वो चारों कार के पास पहुंच जाते हैं। फिर वंश आगे और सिला कार के पीछे चली जाती है। तभी शारिका पीछे मुड़ती है तो मानिक की सोने से जा सकती है और आइसक्रीम उसके टी शर्ट पर लग जाता है। तो शारिका झट से अपने कदम पीछे करती है जिस कारण वो अपने पैर से हो फंस गिरने वाली थी पर मानिक उसके कमर को पकड़ अपने तरफ खींच लेता है और उसे गिरने से बचा लेता है।
तभी एक कार सामने से पर होता है और उस कार के अंदर बैठा पार्थ जो नशे में धुत था पर उसे साफ साफ नजर आ रहा था। जब वो शारिका को मानिक के बाहों में देखा तो गुस्से में उसका चेहरा लाल हो गया था और वो उन दोनों को देखते हुए खुद में ही कहता है, शारिका तुम कैसे मेरे अलावा किसी और के बाहों में जा सकती हो। इतना बोल वो अपने ड्राइवर को चिल्लाकर कहता है, कार रोको। वही शारिका झट से कहती है, सॉरी मानिक। ये सुन मानिक उसे छोड़ कहता है, कोई बात नहीं, जाओ जाकर बैठ जाओ। ये सुन शरीर को जो काम था उसे भूलकर वो झट से कार के अंदर जा बैठी। वही मनोज भी दूसरी तरफ पार्थ कार से बाहर निकल वहां जाने के लिए कदम बढ़ाया ही था पर मानिक कार स्टार्ट कर वहां से निकल जाता है और पार्थ बस कार को देखता रह जाता है और गुस्से में चिल्लाकर कहता है, मैं तुम्हें मानिक का नहीं होने दूंगा। इतना कहने के बाद वापस गुस्से में वो कार के अंदर जा बैठ जाता है तो ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है। कुछ वक्त बीत जाता है, पार्थ का मेंशन आ जाता और कार बड़े से गेट के अंदर जा रुक जाता है। वही मेंशन के अंदर हॉल में सोफे पर युग बैठा हुआ पार्थ के आने का ही इंतजार कर रहा था। वही बाहर कार से निकलने के बाद पार्थ नशे के हालत में लड़खड़ाते हुए बस चले जा रहा था और शारिका के बारे में बस सोचे जा रहा था और उसे हर जगह नशे के कारण सिर्फ शारिका शारिका नजर आ रही थी। वो मेंशन के अंदर जाता है तो युग जो दरवाजे पर ही अपने नजर को टिकाए था, जैसे ही वो पार्थ को देखा तो वो झट से खड़ा हो जाता है। फिर वो पार्थ के पास जाने लगता है, वही पार्थ भी अंदर ही रहा था। तभी दोनों सामने आते हैं तो पार्थ की हालत को देख वो उसे पकड़ लेता। तभी पार्थ अपने चेहरे को उठता तो उसे युग में भी शारिका नजर आने लगती है तो पार्थ उसके होंठ को हटा उसके चेहरे पर अपने होंठ को रख मुस्कुराता हुआ देखा है और धीरे से कहता है, शारिका। वही युग को ठीक से कुछ सुनाई नहीं दिया था और पार्थ मुस्कुराते हुए उसके होंठों के करीब जा अपने होंठों को सता शारिका समझ पार्थ के होंठों को चूमने लगता है। वही अनिरुद्ध की जगह पार्थ को महसूस कर युग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो उसे खुद से दूर धकेल उसके गाल में एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है तो पार्थ का नशा हल्का उतर जाता है। अपने सामने शारिका की जगह युग को देख वो अपने आगे आगे बाद को पीछे धकेल देता है। वही बाहर आसमान में जोरों से बिजली के साथ तेज बारिश होना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ पार्थ युग के कॉलर को पकड़ कहता है, इतना बुरा लगा मेरा किस कि तुमने पार्थ सिंह रायजादा को थप्पड़ मारा। उस शारिका की तरह तुम्हें भी मेरा किस पसंद नहीं आया ना तो। इतना कहने के बाद वो युग को धक्का दे देता है जिस कारण युग जमीन पर जा गिरता है। वही पार्थ आगे कहता है, निकल जाओ यहाँ से जैसे शारिका निकल गई, मुझे छोड़कर। ये सुन युग खड़ा होता है तभी पार्थ चिल्ला पड़ता है, जाओ यहाँ से, बहुत दूर चले जाओ, अगर मेरे नजरों के सामने भी आए तो मैं तुम्हारा जान ले लूंगा। पार्थ के बातों को सुन अपने नम आंखों से युग पार्थ की तरफ देखता है। फिर मेंशन से बाहर जाने लगते हैं। जैसे ही वो दरवाजा से बाहर जाता है तो देखता है तेज बारिश हो रहा है पर उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था तो वो बाहर जा रोते हुए ही भीग कर जाने लगता है। तभी युग तेज बारिश को देख उसकी नजरों के सामने बार बार उसका पास्ट आने लगता है तो वो डर कर अपने फोन को निकाल अनिरुद्ध के नंबर को निकाल कॉल करता है पर 2 रिंग के बाद कॉल कट हो जाता है तो युग फिर कॉल करता है पर नेटवर्क ना होने के कारण कॉल नहीं करता है। तभी जोर से बिजली कड़कता है और उसके हाथ से फोन गिर जाता है। वही युग अपने कान को कसके बंद कर अपने फोन को ना उठा बस रोते हुए हो भाग कर जाने लागत है। वही दूसरी तरफ अनिरुद्ध बाथरूम से बाहर निकल अपने फोन के पर जा अपने फोन को उठा देखता है। युग के मिस कॉल को देख उसके होंठों पर मुस्कान छा जाता है और वो उसे कॉल बैक करता है पर उसका कॉल नहीं लग रहा था तो उसे थोड़ा टेंशन होने लगता है। फिर वो पार्थ से बातों बातों में पूछ लेना का सोच उसे कॉल लगा देता है कर पार्थ नशे की हालत में ही हॉल में सोफे पर हो सो चुका था। बार बार फोन रिंग होने के बाद भी उसका नींद नहीं खुला। अब अनिरुद्ध का चिंता बढ़ने लगा क्योंकि वो अपने बेटे को बहुत अच्छे से जानता था। पार्थ किसी का किसी कांड में फंस जाता और उसे निकालने के चक्कर में युग भी फंस जाता था। अनिरुद्ध फिर पार्थ के मेंशन के लैंडलाइन में कॉल करता है तो एक सर्वेंट जा पार्थ को सोफे पर नशे में सोया देख कॉल उठा लेता है और जैसे ही हेलो कहता है तो अनिरुद्ध झट से सवाल कर देता है, पार्थ और युग दोनों ही है। अनिरुद्ध के सवाल पर जो सर्वेंट ने देखा था उसे बता दिया, पार्थ सर बहुत नशे में मेंशन आए हैं और हॉल में ही सोफे पर सो चुके हैं। ये सुन अनिरुद्ध को इतना तो पता था अगर युग साथ होता तो वो उसे अब तक हॉल में सोने नहीं देता, कब का उसे रूम में ले जा चुका होता। तो वो झट से सवाल करता है, और युग? ये सवाल सुन सर्वेंट कहता है, पता नहीं सर क्या हुआ पर पार्थ सर उन्हें घर से बाहर निकाल दिए। ये सुन अनिरुद्ध का टेंशन बढ़ गया। वो कॉल कट कर अपने रूम ले खिड़की के पास गया। तेज बारिश को देख अनिरुद्ध जल्दी से फिर अपने कपड़े पहन युग को ढूंढने के लिए अपने कार का चाबी ले निकल मेंशन से बाहर निकल अपने कार के पास जा ड्राइविंग सीट पर जा बैठ कार स्टार्ट कर खुद से सवाल करता है, युग कहाँ होगा। ये सवाल करने के बाद वो सोचता है पार्थ के मेंशन के रास्ते ही जाए
पार्थ के मेंशन के रास्ते जाने से युग के मिलने के ज़्यादा उम्मीद थे। तो अनिरुद्ध उसी रास्ते जाने लगता है। कुछ दूरी आने के बाद उसे रास्ते में कोई अपने कान को बंद कर बैठा हुआ नजर आता है। तो अनिरुद्ध अपनी कार को उसके पास ले जा ब्रेक लगा देता है, पर अपने कार के लाइट को ना ऑफ कर कार से बाहर निकल उसके पास जाता है। उसके पहनावे को देख अनिरुद्ध समझ गया था ये युग है। युग के पास जा वो अपने कोट को अपने जिस्म से निकाल उसके पास गया और उसके ऊपर ढक देता है। तो युग जो डरा हुआ था वो अपने चेहरे को उठाकर देखता है।